हेलो एंड वेलकम टू सिविल सर्विसेज गुरुकुल गाइस। दिस इज विवेक और हम क्या करेंगे, हम जो हमारा यूपीएससी प्रीलिम्स 2025 आने वाला है उसके लिए हमने 10 से लेकर 15 टॉपिक सेग्रीगेट किए हैं पॉलिटी के। सो वी विल सी व्हाट इज या व्हाट डज दीस टॉपिक्स कॉन्स्टिट्यूट, उन टॉपिक्स में क्या क्या है और वो टॉपिक्स क्यों इंपॉर्टेंट है। तो हमारा जो फर्स्ट टॉपिक है वो क्या है, वो आप है आर्टिकल 31C। तो लेट्स सी, हम देखते हैं जी आर्टिकल 31C के अंदर। आर्टिकल 31C किसके अंदर आता है, आपके फंडामेंटल राइट्स के अंदर आता है। और ये टॉपिक ओवरलैप किसके साथ कर रहा है, ये आपके डीपीएसपी के साथ ओवरलैप कर रहा है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी के साथ ओवरलैप कर रहा है। ये इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि इसके अंदर आपका इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कवर हो जाएगा। इस आर्टिकल के फीचर्स क्या क्या हैं, अमेंडमेंट्स कौन सी हैं, 25th अमेंडमेंट एक्ट कवर हो जाएगा इसके अंदर आपका। इसके अंदर आपका बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन कवर हो जाएगी, केशवानंदा भारती जजमेंट, मिनर्वा मिल्स जजमेंट, वो सारी कवर हो जाएगी। फिर आपका आएगा जुडिशियल रिव्यू, जो आर्टिकल 13 का है पार्ट कि जुडिशियल रिव्यू क्या हो सकता है, कैसे हो सकता है, वो चीज कवर हो जाएगी। और साथ में क्या कवर होगा आपका, जो डीपीएसपी इसका है, जो आर्टिकल 39 है बी और 39C है, वो आपका कवर हो जाएगा अलॉन्ग विद फंडामेंटल राइट्स का आर्टिकल 14 एंड 19। तो ये जो आर्टिकल है ये बहुत सारी चीजें कैरी फॉरवर्ड कर रहा है और हम देखते हैं कि इस आर्टिकल में क्या क्या चीजें हैं। देखते हैं जी कॉन्स्टिट्यूशनल बैकिंग क्या है इस आर्टिकल की। हम देखते हैं आर्टिकल इंसर्ट कब हुआ था, ये आपका आर्टिकल 25th अमेंडमेंट एक्ट 1971 के बाद इंसर्ट हुआ है किसके अंदर, कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। इस आर्टिकल के प्रोविजंस क्या है, ये आर्टिकल कहता है इफ अ लॉ, लॉ की डेफिनेशन है आर्टिकल 12 में, if a law is made to give effect to principles in article 39B and 39C, डीपीएसपी की बात कर रहा है, वो कह रहा है कि अगर आपके फंडामेंटल राइट्स के अंदर कोई लॉ बना है जो किसको इफेक्ट दे रहा है, वो डीपीएसपी के दो आर्टिकल्स को इफेक्ट दे रहा है, इट कैन नॉट बी चैलेंज्ड फॉर वॉयलेटिंग आर्टिकल 14 और आर्टिकल 19। तो हम इस आर्टिकल को 31C को हम ये नहीं बोलेंगे, उस लॉ को हम ये नहीं बोलेंगे कि लॉ गलत है, वो डीपीएसपी को क्या कर रहा है, प्रिवेसी दे रहा है वो फंडामेंटल राइट्स, और 14 और 19 को वॉयलेट कर रहा है, तो हम उसको गलत नहीं बोलेंगे। हम बोलेंगे कि जो आर्टिकल ये है 39B और 39C, ये भी इक्वली इंपॉर्टेंस होल्ड कर रहा है और हम इसी चीज को डिकोड करेंगे। हम पहले देखते हैं आर्टिकल 39B में लिखा क्या है। आर्टिकल 39B में क्या लिखा है, मटेरियल रिसोर्सेज टू सब सर्व कॉमन गुड। उन्होंने बोला है कि जो भी मटेरियल रिसोर्सेज सरकार की हैं, गवर्नमेंट की हैं, वो कॉमन गुड के लिए यूज हो सकती हैं। वो उसके लिए आपको आर्टिकल 14 और 19 की शील्ड नहीं लेनी है कि वो वॉयलेट करेगा। और 39C क्या है, प्रिवेंशन ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वेल्थ। उन्होंने बोला है कि अगर कुछ ऐसे गुड्स हैं जो पूरी कम्युनिटी के लिए, पूरे नेशन के लिए हेल्पफुल है, इंपॉर्टेंट है, तो आपने उसके लिए कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वेल्थ नहीं करनी है, पूरा नेशन उसको एंजॉय करेगा। तो ये जो दोनों चीजें हैं, इसको क्या करेंगे, इसको अगर हम प्लेस करते हैं और किसी का आर्टिकल 14 या आर्टिकल 19 वॉयलेट होगा तो हम उसको वॉयलेशन नहीं मानेंगे। हम इसका एक यूनिक एग्जांपल ले सकते हैं, वो क्या है, बैंक नेशनलाइजेशन। बैंक नेशनलाइजेशन जब हुई थी तो क्या था कि पहले क्या थे, पहले आपके प्राइवेट बैंक्स थे, तो हमने बाकी बैंक्स को क्या किया, हमने नेशनलाइज कर दिया। तो उन लोगों ने बोला कि आप हमारा क्या वॉलेट कर रहे हो, आप हमारा आर्टिकल 14 इक्वालिटी और राइट टू प्रोफेशन आर्टिकल 19 वॉलेट कर रहे हो। तो सरकार ने बोला कि नहीं, हम आपका वॉलेट नहीं कर रहे हैं। क्यों, क्योंकि जो मटेरियल रिसोर्सेज हैं एक तो वो पूरी कंट्री की है, और आर्टिकल 39C में क्या लिखा है, प्रिवेंट्स कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वेल्थ, कि आप कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वेल्थ नहीं कर सकते हो। तो इस बेसिस के ऊपर ये चैलेंज हुआ था। इसके साथ आपका एक प्रीवी पर्सेज अबॉलिशन एक्ट, प्रीवी पर्सेज अबॉलिशन एक्ट, वो भी इसी बेसिस के ऊपर चैलेंज हुआ था कि जो आपने बैंक नेशनलाइजेशन की था, प्रीवी पर्सेज अबॉलिशन एक्ट किया था, उसी बेसिस के ऊपर चैलेंज किया था। ठीक है जी, नेक्स्ट देखते हैं इसके अंदर क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है इस आर्टिकल का। ऑब्जेक्टिव देखते हैं ये आर्टिकल क्या कर रहा है, ये आपके प्रो पुअर और सोशलिस्ट लेजिस्लेशन को इंटैक्ट कर रहा है, उनको प्लेस कर रहा है। मतलब ये इकोनॉमिक रिफॉर्म्स की बात कर रहा है, ये किसकी बात कर रहा है, इकोनॉमिक रिफॉर्म्स, और उसके साथ ये सोशलिस्ट रिफॉर्म्स की आपकी बात कर रहा है। मतलब ये किसकी बात कर रहा है, ये सोसाइटी के अंदर जस्टिस की बात कर रहा है। तो ये किसके लिए है, ये प्रो पुअर के लिए। सेकंड क्या है, इट अलाउज डीपीएसपीज टू ओवरराइड फंडामेंटल राइट्स। वैसे ये चीज नहीं होती है, पर ये आर्टिकल एक्सेप्शन है। तो इस आर्टिकल ने क्या अलाउ कर दिया कि जो डीपीएसपीज है वो किसको ओवरराइड कर सकते हैं, फंडामेंटल राइट्स को ओवरराइड कर सकते हैं, स्पेशली आर्टिकल 14 एंड आर्टिकल 19। थर्ड क्या है, इट एनेबल स्टेट एक्शन फॉर इकोनॉमिक इक्वालिटी एंड जस्टिस। वो कह रहे हैं कि अगर स्टेट ने कोई ऐसा एक्शन लेना है जिससे सोसाइटी के अंदर, जिससे सोसाइटी के अंदर इक्वालिटी हो और सोसाइटी के अंदर जस्टिस हो, तो वो चीजें, वो स्टेप्स अच्छे, वो स्टेप्स प्रोग्रेसिव है,
तो हम उन स्टेप्स को अप्लाई करेंगे। हम ये नहीं देखेंगे कि वो स्टेप्स आपके आर्टिकल 14 और 19 को वॉलेट कर रहे हैं, तो हम एक्सेप्शनल स्टेप्स को हम क्या कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। तो तीन चीजें इसके अंदर, तीन चीजें क्या है, एक तो ये प्रो पोर और सोशलिस्ट लेजिस्लेशन के लिए इंपॉर्टेंट है, दूसरा क्या है, ये स्पेशल केसेस में अलाउ करता है कि जो डीपीएसपी है वो ओवरराइड कर सकते हैं किसको, फंडामेंटल राइट्स को, और थर्ड क्या है, ये एनेबल कर रहा है स्टेट को कि आप एक्शन लो कि सोसाइटी के अंदर एक तो इकोनॉमिक इक्वालिटी हो और क्या हो, जस्टिस हो। ठीक है जी। हम देखते हैं एवोल्यूशन के कौन से केसेस के थ्रू ये एवोल्यूशन हुआ, क्यों हुआ, क्योंकि जो ये आपका आर्टिकल है ये 25th अमेंडमेंट एक्ट के बाद ही ऐड किया गया। तो पहला क्या केस था आपका, पहला आपका केस है केशवानंद भारती जजमेंट 1973। इसने क्या किया, इसने अपहेल्ड किया फर्स्ट पार्ट ऑफ आर्टिकल 31C। इसने क्या किया, इसने आर्टिकल 39B 39 क्लॉज बी उसको अपहेल्ड किया, और सेकंड क्या बोला इसने, इट स्ट्रक डाउन बार ऑन जुडिशियल रिव्यू। तो उन्होंने बोला कि जुडिशियल रिव्यू होना जरूरी है, ऐसा नहीं है कि पार्लियामेंट कोई भी लॉ बनाए। अब देखो हमने जब इस आर्टिकल को स्टार्ट किया था, हमने एक चीज में देखी थी, हमने देखी थी, हाँ, हमने यहाँ पे क्या देखा है, if a law is made to give effect to principles in article 39B and 39C। अब लॉ बनाता कौन है, पार्लियामेंट। अब लॉ को स्टडी कौन करता है या इंट्रोस्पेक्ट कौन करता है, जुडिशरी। ये चीजें क्लियर है। तो जुडिशियल रिव्यू की बात कहां से आएगी, जब जुडिशरी उसको इंट्रोस्पेक्टरी और लॉ बनाएगा कौन, पार्लियामेंट बनाएगा। तो आर्टिकल क्या बात करेगी, आर्टिकल बात करेगी अगर पार्लियामेंट ने कोई ऐसा लॉ बनाया है जिससे आपका फंडामेंटल राइट्स वॉलेट हो रहे हैं या डीपीएसपी को इंटैक्ट कर रहे हैं, तो आपने उस चीज के पीछे समझना थ्योरी क्या है, उस चीज के पीछे आपने समझना है कि भावना क्या थी उस लॉ को बनाने के लिए, वो लॉ बना किस बेसिस के ऊपर, और वो लॉ ठीक है या नहीं है। और अगर वो लॉ गलत है तो जुडिशरी उसको इंट्रोस्पेक्ट करेगा और उसको स्ट्रक डाउन कर देगा, मतलब जुडिशियल रिव्यू हो सकता है। अगर वो लॉ ठीक है तो जुडिशरी उसको इंटैक्ट रहने देगा। तो यही बात की है स्टार्टिंग में हम देख रहे थे इसके अंदर, हाँ, केशवानंद भारती में हम देख रहे थे, उसने क्या किया, उसने अपहेल्ड किया किसको, फर्स्ट पार्ट ऑफ आर्टिकल 31C, और सेकंड क्या बोला, इट स्ट्रक डाउन बार ऑन जुडिशियल रिव्यू। और एक और केस था मिनर्वा मिल्स केस 1980, उसमें क्या था, इट स्ट्रक डाउन एक्सटेंडेड प्रोटेक्शन टू ऑल डीपीएसपी। उसमें बोला कि आप एक्सटेंडेड प्रोटेक्शन नहीं दोगे क्योंकि आपके फंडामेंटल राइट सुप्रीम है। अभी ये दोनों केसेस है कि अभी हम इसको डिकोड करेंगे, देखेंगे। और सेकंड गेट रीअसर्टेड हार्मनी बिटवीन फंडामेंटल राइट्स एंड डीपीएसपी, मतलब उसने आर्टिकल 37 को प्लेस किया। अब हम देखते हैं कि दोनों केसेस है क्या। सबसे पहले हमने केस की बात की, केशवानंद भारती केस। लेट्स सी केशवानंद भारती केस का अगर हम बैकग्राउंड देखें, बैकग्राउंड में क्या है, केशवानंद भारती कौन थे, एक पर्सन, ये पर्सन सेंट्रिक केस है। पर्सन ये क्या थे, एक मठ है केरला में, एदनीर मठ, कहां पे, केरला में, ये हिंदू मॉनेस्ट्री है, वहां की ये हेड थे। और इन्होंने क्या चैलेंज किया, इन्होंने एक स्टेट का लॉ चैलेंज किया। स्टेट का लॉ क्या था, केरला लैंड रिफॉर्म्स एक्ट 1963। इन्होंने उसको चैलेंज किया और इन्होंने बोला which aim to redistribute land from religious institutions and land and large landowners। तो एक स्टेट का लॉ था, उसने क्या बोला, उसने बोला कि जो भी आपके बड़े बड़े रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस हैं या आपके लार्ज लैंड ओनर्स हैं उससे लैंड लिया जाएगा और लैंड को क्या किया जाएगा, रीडिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। तो केशवानंद भारती ने बोला कि ठीक है, आप कह रहे हो कि लैंड को रीडिस्ट्रीब्यूट करना है, पर हमसे ही क्यों लिया जाए। अगर पार्लियामेंट ने आज 1970s में कोई लॉ बनाया है कि उन्होंने हमसे लैंड हमारा वापस लेना है, तो पार्लियामेंट 1952 से लेकर 70 तक क्या थोड़ी थी, क्या पार्लियामेंट ये तब नहीं रियलाइज किया कि लैंड तब चाहिए। आज जब हम प्रोग्रेस कर रहे हैं तो हमसे हमारा लैंड वापस लिया जा रहा है। तो केशवानंद भारती ने क्या किया, इन्होंने आर्टिकल 26 फंडामेंटल राइट्स को यूज किया, जिसमें क्या है, फ्रीडम टू मैनेज रिलीजियस अफेयर्स। उसके अंदर इन्होंने एक पिटीशन फाइल की और बाकी फंडामेंटल राइट्स यूज कर बोला कि जो ये लॉ है, जो पार्लियामेंट ने लॉ बनाया है, ये वॉलेट कर रहा है इसके कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स। ठीक है। ड्यूरिंग द हियरिंग द केस एक्सपैंडेड इनटू अ लार्जर कॉन्स्टिट्यूशनल क्वेश्चन। एक बड़ा कॉन्स्टिट्यूशनल क्वेश्चन खड़ा हो गया। उसमें क्या था, कैन पार्लियामेंट अमेंड एनी पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इंक्लूडिंग फंडामेंटल राइट्स। केशवानंद भारती ने क्या चैलेंज कर दिया, उन्होंने पार्लियामेंट की पावर को चैलेंज कर दिया कि क्या पार्लियामेंट के पास वाकई ही पावर एंड रियलिटी कि वो फंडामेंटल राइट्स को अमेंड कर सकती है। अब यहाँ पे प्रॉब्लम क्या थी, यहाँ पे प्रॉब्लम थी कि केशवानंद भारती ने क्या किया, एक तरफ पार्लियामेंट की पावर को चैलेंज कर दिया वर्सेस जुडिशरी की पावर को चैलेंज कर दिया। इन्होंने दोनों चैलेंज किया। उन्होंने बोला कि अगर पार्लियामेंट के पास ऐसा कोई लॉ बनाने की पावर है तो जुडिशरी साइलेंट क्यों है। अगर जुडिशरी के पास पावर है कि वो पार्लियामेंट को रोक सकता है तो पार्लियामेंट लॉ कैसे बना रहा है। तो उन्होंने विस कर दिया, उन्होंने पार्लियामेंट वर्सेस जुडिशरी कर दिया। अब इस केस में हुआ क्या, इस केस में हियरिंग हुई। इस केस में सबसे बड़ा बेंच बैठा, वो थे आपके 13 जजेस बेंच। इस केस में कौन बैठा, आपके
13 जजेस बेंच और उन्होंने 7/6 की से जजमेंट दी। उन्होंने बोला कि पार्लियामेंट के पास पावर है, नो डाउट पार्लियामेंट के पास पावर है, पर पार्लियामेंट पूरे कॉन्स्टिट्यूशन का जो बेसिक स्ट्रक्चर है उसको ऑल्टर नहीं कर सकता। पार्लियामेंट क्या कर सकता है? पार्लियामेंट लॉ बना सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है, पार्लियामेंट का काम क्या है? लॉ बनाना। पर पार्लियामेंट बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन को ऑल्टर नहीं करेगा, कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जो भी चीजें बेसिक है कॉन्स्टिट्यूशन का उसको वॉलेट नहीं करेगा। साथ ही साथ इस केस में जुडिशरी की पावर भी रिलाइज की गई और बोला गया कि जो बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन है वो कौन बताएगा? वो जुडिशरी बताएगा कि इसके एलिमेंट्स कौन है। तो ये केस दोनों के लिए विन विन केस था। विन विन केस कैसे था? पार्लियामेंट के को पावर चाहिए थी लॉ बनाने के लिए, क्योंकि आर्टिकल 368 वॉलेट हो रहा था, तो पार्लियामेंट ने पावर ले ली इन अ लिमिटेड डोमेन कि वो लॉ बना सकती है। और सेकेंडली जुडिशरी को पावर मिल गई है कि अगर पार्लियामेंट कोई ऐसा लॉ बनाता है जिससे बेसिक स्ट्रक्चर ऑल्टर हो रहा है तो जुडिशरी जुडिशियल रिव्यू करके उस लॉ को रोक सकता है। तो ये केस दोनों के लिए बिना विन केस था। तो इसके अंदर क्या हुआ? इसके अंदर पार्लियामेंट को लिमिटेड पावर मिल गई और जुडिशरी को पावर मिल गई कि बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन एक्सप्लेन करने के लिए। तो इस केस में लैंडमार्क हिस्ट्री चेंज कर दी कॉन्स्टिट्यूशन का और बोला कि अगर आपने कोई भी डायरेक्टिव को प्लेस करना है, कोई भी डीपीएसपी को प्लेस करना है और वो आपका आर्टिकल 14 या 19 वॉलेट कर रहा है, तो सबसे पहले आपके पास क्या होना चाहिए? आपके पास एक जस्टिफिकेशन होनी चाहिए कि वो कैसे हो सकता है। सेकेंडली आपने क्या फॉलो करना है? फर्स्ट आपके पास जस्टिफिकेशन होनी चाहिए। सेकेंडली आपने प्रोसेस फॉलो करना है। थर्ड जो आपका प्रोसीजर है वो स्टेप बाय स्टेप होना चाहिए। ये नहीं है कि आपने एक बीच में एक आधा स्टेप आप खा गए हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। कि जो प्रोसीजर है वो फुल प्रूफ होना चाहिए स्टेप बाय स्टेप। और फोर्थ क्या है कि आपने वॉलेट नहीं करना कॉन्स्टिट्यूशन को। तो ये इस केस में हुआ। तो इस केस ने आर्टिकल 31C का एम्बिट इंक्रीज कर दिया और बोला कि अब जस्टिफिकेशन के साथ डीपीएसपी को अप्लाई कर सकते हो फंडामेंटल राइट्स के ऊपर, पर जस्टिफिकेशन अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन होनी चाहिए, आर्बिट्रेरी नहीं होनी चाहिए। ठीक है। ऐसे एक सेकंड केस है मिनर्वा मिल्स केस। इसमें क्या था कि मिनर्वा मिल क्या है? एक टेक्सटाइल कंपनी जो प्राइवेट थी। मिनर्वा मिल्स अ प्राइवेट टेक्सटाइल कंपनी इन कर्नाटका वाज नेशनलाइज्ड बाय द गवर्नमेंट अंडर सिख टेक्सटाइल अंडरटेकिंग नेशनलाइजेशन एक्ट 1974। एक प्राइवेट कंपनी को सरकार ने क्या कर दिया? पब्लिक कर दिया। तो आर्टिकल 19 यहाँ पे क्या कर दिया? वॉलेट कर दिया। उसका आर्टिकल 19 क्या था? राइट टू प्रोफेशन। वो क्या हुआ? वो वॉलेट हो गया। द कंपनी चैलेंज द नेशनलाइजेशन and also certain constitutional amendments, particularly section 4 and section 55 of 42nd constitutional amendment act 1976। तो कंपनी कहां चलेगी? कंपनी कोर्ट में चलेगी। उसने बोला कि जो 42nd अमेंडमेंट एक्ट का आपके जो दो सेक्शन है 4 और 5, 4 और 55, वो क्या है? वो वॉयलेटिव है। आप एक प्राइवेट कंपनी को पब्लिक नहीं कर सकते। अगर हमारी कंपनी सिक है, अगर हमारी कंपनी प्रॉपर काम नहीं कर रही है, तो हमें मौका दिया जाना चाहिए। आप आर्बिट्रेरी, आप पार्लियामेंट अपनी पावर यूज करके हमारी कंपनी का राइट्स नहीं ले सकती। तो इस केस में भी क्या हुआ? इस केस में भी प्रॉपर्टी रिलेटेड डिस्प्यूट अराइज हो गया। और इस केस में फिर क्या चैलेंज हुआ? पार्लियामेंट वर्सेस जुडिशरी। इसमें भी दोनों के लिए फिर वही सिचुएशन की बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन को अप्लाई किया गया। जुडिशरी ने बताया कि बेसिक स्ट्रक्चर के एलिमेंट्स क्या क्या हैं, और पार्लियामेंट को बोला गया कि अगर आपने कॉन्स्टिट्यूशन अमेंड करना है तो आपको कॉन्स्टिट्यूशनल लिमिट्स में ही अमेंड करना है। आउट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल लिमिट्स आप कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड नहीं कर सकते। ठीक है जी। तो ये केस भी किसके लिए था? प्रॉपर्टी के लिए था, जो आपका आर्टिकल 31 की बात कर रहे हैं। अब की अमेंडमेंट्स हम देखते हैं कि आर्टिकल 31 में कौन सी की अमेंडमेंट्स अगर आपको क्वेश्चन है तो यहाँ पे दो ही तरह की अमेंडमेंट्स हुई है। एक है 25th अमेंडमेंट एक्ट। इसने आर्टिकल 31C को ऐड किया एक वेरी लिमिटेड टाइम फ्रेम के लिए। क्यों? क्योंकि इसके बाद आपके पास क्या आ गया थी? केशवानंदा भारती डॉक्ट्रिन के जजमेंट। सेकंड आपका क्या? 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976। ये एक्सटेंड करता है ऑल डीपीएसपीज को, और बोला गया कि जो डीपीएसपीज हैं वो वॉलेट नहीं करेंगे फंडामेंटल राइट को। पर जो आपका मिनर्वा मिल्स केस है 1980 का, उसके अंदर ये प्रोविजन को हमने क्या किया? हमने वॉइड कर दिया। हमने सेक्शन 4 और सेक्शन 55 को हमने वॉइड डिक्लेयर किया और बोला कि अगर जनता के हित, क्या कहते हैं, हित के लिए, इन द फेवर ऑफ द पीपल ऑफ द कंट्री, अगर कोई डीपीएसपी हमारे फंडामेंटल राइट्स को वॉलेट कर रहे हैं तो वो भी जरूरी है। क्यों है? क्योंकि आप कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वेल्थ नहीं कर सकते, और जो भी रिसोर्स है वो पूरी कंट्री के लिए, कुछ पर्संस के लिए नहीं है। ठीक है जी। तो आर्टिकल 31C ये है। अब देखते हैं कि करंट पोजीशन क्या आर्टिकल 31C की। इट इज वैलिड ओनली फॉर लॉज इंप्लीमेंटिंग आर्टिकल 39B एंड 39C। अगर आपको कल क्वेश्चन आ जाए कि 39B और 39C के लिए को हमने अप्लाई करना है
और आपके वॉलिडिटी में आर्टिकल 14 और 19 के लिए, तो कौन सा ऐसा आर्टिकल है जो इसके रेस्क्यू के लिए आता है, और आर्टिकल क्या है वो आर्टिकल 31C। सच लॉस कैन नॉट बी चैलेंज अंडर आर्टिकल 14 और 19 सब्जेक्ट टू जुडिशियल रिव्यू फॉर कंप्लायंस। और जुडिशरी क्या करेगी, अपना जुडिशियल रिव्यू देगी, पूरे सिचुएशन को समझेगी, डिकोड करेगी और स्टेटस रिपोर्ट के बाद बताएगी कि ये चीज एप्लीकेबल है या नहीं है। अगर आपको क्वेश्चन आता है कि कोई ऐसी चीज है जो आपके डीपीएसपीस में लिखिए 39B एंड 39C में, और वो आपके फंडामेंटल राइट्स स्पेशली आर्टिकल 14 एंड 19 को वॉयलेट कर रही है, तो क्या ये चीज एप्लीकेबल है? यस, ये चीज एप्लीकेबल है। इसके लिए हमारे पास क्या है, इसके लिए हमारे पास है आर्टिकल 31C जो इसके रेस्क्यू के लिए आता है। और इसमें एक ही कंडीशन है कि पहले जुडिशरी इस केस को स्टडी करेगी और अपनी इंटरप्रिटेशन देगी कि जो ये केस है ये एक तो कॉन्स्टिट्यूशनल लिमिट्स में होना चाहिए, दूसरा पार्लियामेंट के पास जो पावर है उसी के अकॉर्डिंग होना चाहिए, और जुडिशरी का जो बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन है उसको वॉयलेट नहीं करना चाहिए। ठीक है जी, आया समझ? तो देखते हैं रेलेवेंस टाइम क्या है, या रेलेवेंस क्यों है ये इन दिस टाइम 2024 2025 में रेलेवेंस क्यों है? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट बार बार रिकंसिडर कर रही है आर्टिकल 31C को। वो कह रही है आर्टिकल 31C को इंटैक्ट करो। उस टाइम पे वो वैलिड, वो लिमिटेड टाइम के लिए वैलिड था, पर सुप्रीम कोर्ट क्या बोल रहा है कि इसको लिमिटेड टाइम के लिए वैलिड नहीं करना है, इसको हमने क्या करना है, रीस्टॉक करना है। दूसरा क्या है, डिबेट ओवर इट्स स्कोप इन लैंड लॉज वेलफेयर लेजिस्लेशन। अब लैंड एक्विजिशन एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है इंडिया में। आप देखोगे कि इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चरली बहुत ग्रो कर रहा है, इंडिया इज ऑन अ पाथ ऑफ डेवलपमेंट, या डेवलप कह सकते हैं, इट इज ऑन अ पाथ ऑफ एवोल्यूशन। तो उसके लिए क्या है, हमें लैंड चाहिए, और लैंड जो एक्विजिशन है वो बहुत बड़ी हर्डल क्रिएट करती है। तो कहते हैं कि 31C है जो वो उस हर्डल को सॉल्व कर सकता है। सेकंड के एप्लीकेशन फॉर इकोनॉमिक एंड सोशल जस्टिस। पॉलिटिकल जस्टिस आपको आपके फंडामेंटल राइट्स दे रहे हैं, पॉलिटिकल जस्टिस कौन दे रहा है आपको, फंडामेंटल राइट्स। और जब आपकी इकोनॉमिक और सोशल जस्टिस की बात आती है तो किसकी बात करें, डीपीएस। उन्होंने बोला है कि जब लोग टैक्स पे कर रहे हैं तो सोसाइटी जो है वो इक्वल है, उसके अंदर कोई भी इनइक्वालिटी नहीं होनी चाहिए। और कॉन्स्टिट्यूशन का काम है, क्योंकि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, वेलफेयर स्टेट डीपीएस हमारा बनाता है, तो उसके अंदर क्या है कि हमें इकोनॉमिक और सोशल जस्टिस चाहिए। तो इन तीन मुद्दों के लिए क्या कर रहा है सुप्रीम कोर्ट, बार बार इसको रिकंसिडर कर रहा है। अगर हम देखें यूपीएससी पेपर में, अगर हमारा क्वेश्चन आ जाए प्रीलिम्स और मेंस में दोनों की बात करते हैं, तो प्रीलिम्स में पहला क्वेश्चन किसके लिए आ सकता है, यूनियन और स्टेट के फंक्शंस को। आपको पता है कि हमारा क्या है, हमारा मॉडल है फेडरलिज्म, यूनियन एंड स्टेट, डिस्ट्रीब्यूशन एंड डेलीगेशन ऑफ पावर, पावर शेयर कर रहे हैं, पावर डिस्ट्रीब्यूटेड है। हमारे पास तीन लिस्ट है, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट एंड कॉन्करेंट लिस्ट। सेकंड हमारे पास क्या आर्टिकल 246 है जिसमें चीजें लिखी हुई है, तो उसके ऊपर आपको क्वेश्चन आ सकता है। सेकंड क्या है कि सेपरेशन ऑफ पावर्स के ऊपर आपको क्वेश्चन आ सकता है कि जो आपकी तीन मूर्ति है, लेजिस्लेचर, जुडिशियल और एग्जीक्यूटिव, वो कैसे सेपरेटेड है, कैसे अपने अपने डोमेन में काम करेंगे और एक दूसरे के साथ इंटरफेयर नहीं करेंगे। और थर्ड क्वेश्चन आपका आ सकता है अमेंडमेंट एंड इंटरप्रिटेशन के ऊपर। वो आपसे पूछ सकते हैं 25th अमेंडमेंट, 42nd अमेंडमेंट क्या थे, उसकी क्या इंटरप्रिटेशन है, क्या रिलेवेंस है आपके टाइम में। अगर मॉडल क्वेश्चंस की बात करें तो हम आपको दो मॉडल क्वेश्चन भी दे सकते हैं। पहला क्या है, हाउ हैज जुडिशरी मेंटेन बैलेंस बिटवीन फंडामेंटल राइट्स एंड डीपीएसपी। यहाँ पे आप केशवानंदा भारती जजमेंट, मिनर्वा मिल्स केस दोनों को कोट कर सकते हो, और आर्टिकल 31C को आप कोट कर सकते हो फॉर जुडिशियल रिव्यू। सेकंड क्या, एग्जामिन मिनर्वा मिल्स एंड इट्स इंपैक्ट, कि क्या एक प्राइवेट कंपनी है जो अगर काम नहीं कर रही है तो सरकार अपनी मर्जी से उसको पब्लिक बना सकती है, अपनी मनमर्जी से नहीं बना सकती। अगर लॉ अलाउ कर रहा है तो उसको हम बना सकते हैं। तो दो चीजें ये हैं। और लास्ट क्या है, समरी पॉइंट्स में अगर हम देखेंगे इस आर्टिकल के लिए हमारे पास क्या है, पहला क्या है, आर्टिकल 31C प्रायोरिटाइजेस सिलेक्टेड डीपीएसपी। वो आपके सिलेक्टेड डीपीएसपी 39B और 39C को क्या कर रहा है बच्चों, वो उसको प्रायोरिटाइज कर रहा है। सेकंड क्या है, जुडिशियल की जो जुडिशरी की स्क्रूटनी है वो रिमेन्स है, मतलब वो इंटैक्ट है कि जुडिशरी जुडिशियल रिव्यू कर सकती है, वो आर्बिट्ररी पावर को चेक कर सकती है और जजमेंट दे सकती है। और लास्ट क्या है, इट रिफ्लेक्ट्स इवॉल्विंग बैलेंस बिटवीन लिबर्टी एंड जस्टिस। तो वो कह रहे हैं कि आपका पॉलिटिकल जस्टिस तो मिल गया है, पर आपको इकोनॉमिक और सोशल जस्टिस भी चाहिए, तो वो कैसे मिलेगा, वो आपको मिलेगा व्हेन यू विल बी रीडिंग दिस आर्टिकल। तो ये रेलेवेंस है हमारे आर्टिकल 31C की। इसको लैंड और प्रॉपर्टी के लिए बार बार रिकंसिडर करने की बात की जा रही है। आपने दो ही चीजें याद करनी है, फर्स्ट क्या है 25th अमेंडमेंट एक्ट, सेकंड क्या आपका 42nd अमेंडमेंट एक्ट, थर्ड क्या है केशवानंदा भारती डॉक्ट्रिन, आपके मिनर्वा मिल्स केस, बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन क्या है आपकी, और पार्लियामेंट के पास कितनी लिमिटेड पावर है, और अगर वो पार्लियामेंट अपनी पावर को क्या करती है, ओवरलुक करती है या उसको ओवर यूटिलाइज करती है, तो जुडिशरी उसको कैसे स्टॉप करेगा। तो दिस वाज द टॉपिक फ्रॉम प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू 2025
इसमें आपका प्रीलिम्स का पॉइंटर्स भी कवर हो गए और जो आपका आगे चल के मेंस होगा उसके भी आपके पास 2 क्वेश्चन आ गए। थैंक यू सो मच।